आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की आजादी से जुड़े ऐसे 15 रोचक किस्से जो शायद ही आपने सुने होंगे। भारत हर साल 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले ये तारीख कुछ और थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ये तारीख बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को पहले 30 जून 1948 को आजाद होना था, लेकिन नेहरू और जिन्ना के बीच पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर पैदा हुए तनाव और सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरे ने इस योजना को बदल दिया। जिन्ना के पाकिस्तान को भारत से अलग करने की मांग के कारण लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की संभावना काफी हद तक बढ़ने लगी थी, जिसके चलते भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आजादी देने का फैसला लिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया, जिसे ब्रिटिश संसद में मंजूरी दी गई और बाद में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर 15 अगस्त का दिन ही क्यों? इस दिन ऐसा क्या हुआ था? ये दिन भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए बेहद खास था। दरअसल 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आर्मी ने ब्रिटिश सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। जापान के आत्मसमर्पण के कारण 15 अगस्त उनके लिए एक खास दिन था। यही कारण था कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना। जब 15 अगस्त की तारीख तय की जा चुकी थी, तो ऐसा क्या था कि 14 अगस्त की रात को ही आजादी का ऐलान करना पड़ा। किताब आधी रात को आजादी के मुताबिक 14 तारीख को ही आजादी की घोषणा करने के पीछे ज्योतिषियों की राय थी। दरअसल ज्योतिषियों का मानना था कि किसी राष्ट्र को स्वतंत्रता दिए जाने जैसा शुभ और पवित्र कार्य ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के लिहाज से 15 अगस्त के दिन ठीक नहीं है। ज्योतिषियों ने कहा कि अगर 15 अगस्त की ही तारीख तय है तो इसका विकल्प निकाला जा सकता है। तब ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकालते हुए 14 अगस्त 1947 की आधी रात आजादी की घोषणा करने का सुझाव दिया। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी के आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन बावजूद इसके वो आजादी के जश्न में शामिल नहीं हो सके। आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र भेजकर स्वाधीनता दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। पत्र के जवाब में महात्मा गांधी ने लिखा कि जब देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो कैसी आजादी के जश्न में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, मगर इसके साथ ही मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी खुशी ना मनाएं। दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह आजादी मिली है, उसमें भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीज भी हैं। ऐसे में हम आजादी के जश्न के दिए कैसे जला सकते हैं? मेरे लिए आजादी की घोषणा की तुलना में हिंदू मुस्लिमों के बीच शांति अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल ये भी है कि महात्मा गांधी अगर आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए तो वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे? आजादी के दस्तावेजों में दावा किया गया है कि आजादी के समय महात्मा गांधी बंगाल में शांति लाने के लिए कलकत्ता में थे। वहां 1 साल से अधिक समय से हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष चल रहा था। यहाँ वे मुसलमानों की बस्ती में स्थित हैदरी मंजिल में ठहरे और बंगाल में शांति लाने और खून खराबा रोकने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। उन्होंने 13 अगस्त 1947 को लोगों से मुलाकात करते हुए शांति के प्रयास शुरू किए थे। जब भारत आजाद हुआ था, उसके लिए 2 नाम तय किए गए थे, इंडिया और भारत। इन दोनों नामों पर खूब विवाद हुआ, जो काफी दिलचस्प था। आइए जानते हैं क्या थी कहानी। 1947 में जब आजादी मिली तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा ने जब मसौदा तैयार किया तो इस पर देश के नाम को लेकर तीखी बहस हुई। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत ने की थी। बहस में कामत अकेले नहीं थे, कई लोगों ने भारत और इंडिया दोनों नाम रखे जाने का विरोध किया। हालांकि बहस का कुछ नतीजा नहीं निकला और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और इस तरह से इंडिया दैट इज भारत बना रहा। भारत की आजादी के अगले दिन यानी 16 अगस्त की सुबह पूरी दुनिया में भारत की आजादी की ही चर्चा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दिन अखबारों की हेडलाइंस क्या थी? भारत की आजादी की खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पेज पर जगह दी थी। इसने हेडिंग लिखी बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, जिसका मतलब ये कि भारत की आजादी का जन्म, भारत को स्वतंत्रता मिल गई है। अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पेज पर हेडिंग में लिखा था इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स, जिसका मतलब है कि भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश शासन समाप्त। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर द कुरियर मेल ने अपनी हेडलाइन में लिखा था ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड्स, जिसका मतलब है कि भारत में ब्रिटिश राज का अंत हुआ।
इसमें साथ ही बंटवारे की खबर भी लिखी थी, जिसकी हेडिंग थी पाकिस्तान अज्यूम्स न्यू सोवरेनिटी, यानी पाकिस्तान को संप्रभुता मिल गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेना और क्रांतिकारी काफी लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन उनके पास अपना कोई झंडा ही नहीं था। फिर कैसे मिला देश का तिरंगा, ये किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। पहली बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने हरे और लाल रंग के झंडे को आकार दिया। महात्मा गांधी ने इसमें सफेद रंग की पट्टी भी जोड़ने को कहा। फिर केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ चरखे को शामिल कर झंडा तैयार किया गया। इसी झंडे को 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सभा में फहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में 1931 में तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया। आजादी मिलने से 23 दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने आधिकारिक ध्वज को अपनाने का फैसला किया। आज भारत आजाद है। इसकी आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे कई बड़े नाम हम सभी ने सुने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी घटना थी जिसके बाद भारत से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली बार बगावत शुरू की गई थी? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावती तेवर की शुरुआत 1856 से हुई। वजह थी अंग्रेज शासन में इनफील्ड P-53 राइफलों में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां। उससे पहले भारतीय सिपाही ब्राउन बीज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। नई बंदूक को लोड करने से पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सिपाहियों का मानना था कि इसमें उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। बगावत की अंदरूनी शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन इस बगावत को जरूरत थी एक चेहरे की। कौन था वो चेहरा और भारत के किस हिस्से से हुई थी बगावत की शुरुआत? कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर एक शांत सैनिक छावनी हुआ करती थी। पूर्वी भारत में सबसे अधिक भारतीय सैनिक यहीं पर तैनात थे। मंगल पांडे 22 साल की उम्र में 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की सेना में शामिल हुए थे। 29 मार्च 1857 को शाम 5:10 पर मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगल पांडे ने परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट B.H. पो पर गोली चला दी, लेकिन वो बच निकले। उस जमाने में गोरे अफसर पर हमला करना एक तरह से अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करना था। सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे को इसके लिए मौत की सजा सुनाई गई और 8 अप्रैल 1857 को सुबह 5:30 बजे उनके सैनिक साथियों के सामने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 के विद्रोह में जान देने वाले मंगल पांडे पहले भारतीय थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ध्वजारोहण किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि विदेशी धरती पर पहली बार भारत का झंडा किसने फहराया था? भारत की आजादी से 4 दशक पहले साल 1907 में विदेश में पहली बार भारत का झंडा एक औरत ने फहराया था। 46 साल की पारसी महिला भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में ये झंडा फहराया। ये भारत के आज के झंडे से अलग आजादी की लड़ाई के दौरान बनाए गए कई अनौपचारिक झंडों में से एक था। भीकाजी कामा द्वारा फहराए गए झंडे पर भी वंदे मातरम लिखा था। इसमें हरी, पीली और लाल पट्टियां थी। हर साल देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। देश की आजादी से लेकर आज तक ये परंपरा बरकरार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा फहराने के लिए लाल किले के अलावा एक और जगह के नाम की भी चर्चा थी? 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराने के लिए देश की 2 जगहों का चुनाव किया गया था। पहला था रायसीना हिल्स, जहां अब राष्ट्रपति भवन है, और दूसरा लाल किला। लेकिन रायसीना हिल्स को तिरंगा फहराने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया, क्योंकि उस समय वहां लॉर्ड माउंटबेटन रह रहे थे। इसलिए लाल किले पर उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू ने तिरंगा फहराया और तब से अब तक लाल किले पर ध्वजारोहण की परंपरा है। ध्वजारोहण की परंपरा के अनुसार जब तिरंगा फहराया जाता है तो उसके बाद राष्ट्रगान भी गाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था तो उसके बाद राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर देश का राष्ट्रगान जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन इसे राष्ट्रगान के तौर पर 1950 में मान्यता मिली। दरअसल आजादी की जंग में केवल रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जन गण मन ही लोकप्रिय नहीं हुआ था, बल्कि इसके साथ और भी 2 गीत काफी लोकप्रिय हुए थे। ये थे वंदे मातरम यानी हमारा राष्ट्रगीत और सारे जहां से अच्छा।
फिर आया वो समय जब देश को आजादी मिली। उस समय राष्ट्रगान के चुनाव के लिए जन गण मन और वंदे मातरम के बीच वोटिंग कराई गई। तमाम विवादों के बावजूद सबसे ज्यादा वोट वंदे मातरम को ही मिले। लेकिन विविधता में एकता वाले राष्ट्र के लिए एक ऐसे राष्ट्रगान की जरूरत थी जो पूरे देश का प्रतीक बने। इसलिए सबसे ज्यादा वोट मिलने के बावजूद भी वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनाया गया। 1950 में जब संविधान बनाया गया तो उसमें जन गण मन को राष्ट्रगान के तौर पर मान्यता दी गई। भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में जश्न मनाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा कई और ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की तरह दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त के दिन ही आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1945 को इसे जापान से आजादी मिली थी। दक्षिण कोरिया की तरह उत्तर कोरिया भी 15 अगस्त के दिन ही आजाद हुआ। बहरीन भी 15 अगस्त के ही दिन ब्रिटेन से मुक्त हुआ था। 15 अगस्त 1971 को इसे आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1866 को लिंकटेस्टिन जर्मनी के कब्जे से मुक्त हुआ था। 15 अगस्त 1960 को अफ्रीकी देश कोंगो फ्रांस से आजाद हुआ था। इसके बाद यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो बना। और 15 अगस्त पर हमारी इस खास पेशकश में आखिर में बात करते हैं कि आखिर कहां फहराया जाता है सबसे ऊंचा तिरंगा। भारत का सबसे ऊंचा झंडा पंजाब के अटारी बाघा बॉर्डर में है, जिसकी ऊंचाई 418 फीट है। ये तिरंगा पाकिस्तान तक दिखाई देता है। ये पाकिस्तानी ध्वज के सामने 18 फुट ऊंचा है।